बेटा देखिए बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कॉइल्स। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था, अपने अंदर से करंट चेंज हुआ, अपने अंदर ईएमएफ पैदा हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है बेटा, आपके पास दो कॉइल होती है, इसमें जो करंट पास कर रहा है बेटा वो फ्लक्चुएटिंग करंट पास कर रहा है। यहाँ जो करंट पास कर रहा है वो फ्लक्चुएटिंग पास कर रहा है। इसके बाजू में एक तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके अंदर क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, ड्यू टू द करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसके साइड में अगर एक और कॉइल पड़ी हुई है, अगर इसके साइड में एक और कॉइल पड़ी हुई है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास करेंगी, है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले वाले की है, फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले से पास करेंगी। करेंगी, लेकिन वो घूमती जाएंगी फिर। बाहर तो जीरो मानते हैं, घुमाते कहीं, बाहर तो जीरो मानते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, ये सपोज फ्लक्चुएट कर रहा था ऐसे, है ना। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो बी फ्लक्चुएट कर रहा है, बी फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका फ्लक्स फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर बी फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, हाँ बेटा, अगर इसमें से करंट फ्लक्चुएट कर रहा है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अंदर ईएमएफ क्या होगा बेटा, इंड्यूस होगा। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल, यस और नो, है ना। तो बेटा इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब था अपने अंदर फ्लक्स फ्लक्चुएट हुआ, अपने अंदर ईएमएफ पैदा हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है अपना फ्लक्स चेंज हुआ, अपना अपने अंदर करंट फ्लक्चुएट हुआ, अपना तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, लेकिन दूसरी कॉइल का ही फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से दूसरे में भी ईएमएफ पैदा होगा। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप इसकी जगह टॉर्च बल्ब भी लगा सकते हो, टॉर्च का बल्ब लगा दो वो भी आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। पूरा जो मेन कॉइल है उसको हम फर्स्ट यानी कि प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, करंट इन द फर्स्ट कॉइल, यस और नो। फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल में मेरे को क्योंकि म्यूचुअल पढ़ना है, सेल्फ भी हो रहा होगा, यहाँ पर सेल्फ नहीं पढ़ रहा मैं, पहले की वजह से दूसरे में कितना हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाई टू डिपेंड करेगा, जब दूसरे का फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा पहले के करंट पर। फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। क्या बेटा, ये तो करंट मैंने लिया है कि करंट फ्लक्चुएटिंग है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करंट टाइम आई वन जो है वो टाइम का फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ किसमें पैदा होगा, सेकंड में, क्योंकि सेकंड का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फाई टू इक्वल टू एम टू वन आई वन। ये कंडीशन है अगर आई वन फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसा उल्टा भी हो सकता था कि अगर आई टू फ्लक्चुएट कर रहा हो तो ईएमएफ किसमें पैदा होगा बेटा, पहली वाली में। अगर आई टू फ्लक्स नहीं उसमें बता रहा हूं, ठीक है। फाई वन कितना, अगर आई टू फ्लक्चुएट करेगा तो फ्लक्स किसका चेंज मानेंगे हम, फर्स्ट का, तो वो डिपेंड करेगा आई टू पर। फाई वन इज इक्वल टू एम वन टू आई टू, ठीक है। एम एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे एल सेल्फ इंडक्टेंस है ना, बस यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, चीज वही इंडक्टेंस ही है, यूनिट भी हेनरी है, पर यहाँ पर इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम टू वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू ड्यू टू वन, and M12 is called mutual inductance in one, mutual inductance in one due to two, ठीक है। ऐसा यूनिट चाहे M12 है तो इंडक्टेंस ही,
दोनों की बेटा हेनरी है, ठीक है। एंड M12 बेटा हमेशा M21 के बराबर होता है। M12 हमेशा किसके बराबर होता है? M12। वो डिपेंड करता है आई कौन सा ग्राफ कौन सा करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अब एक बार उसने ये फिगर बना के दी, तो उसने पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ लिया, इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट अदर इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज टू डिटेक्ट करंट? टॉर्च बल्ब, ठीक है। दूसरा उसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट अदर इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज टू डिटेक्ट द इंड्यूस करंट? टॉर्च बल्ब। दूसरा दूसरा पार्ट में इसने पूछा इन व्हाट वेज द डिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे भाई, इसकी डिफ्लेक्शन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ाने से। तो देखिए बेटा, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपने पास देसी फॉर्मूला मिलता है एन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, हाँ है ना। अब एन बढ़ाओ, एन बढ़ाओ, हाँ है ना। तो मतलब बेसिकली मुझे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए हम चलो एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। ये बात समझ आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इसकी डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ानी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने क्या लिखा है? एसआई यूनिट हेनरी, मुझे लिखा है एसआई यूनिट हेनरी है इसकी। ये सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी थी, इसकी भी हेनरी है। M12 हमेशा M21 के बराबर होता है। तो म्यूचुअल इसमें ईएमएफ कैसे लिखोगे, पहले में इसके E1, इसमें ईएमएफ कैसे पैदा हो रहा है सेकंड में, तो E2 होगा माइनस डी पाई टू बाय डी टी, माइनस M21 कॉमन आ जाएगा डी आई वन बाय डी टी। M21 फाई टू का वैल्यू M21 I1 है ना, तो फाई टू की जगह अगर M21 I1 पुट करोगे तो M21 बाहर आ जाएगा डी आई वन बाय डी टी। सिमिलरली अगर आप इवन, अगर यहाँ पर इवन निकालोगे, ये हो जाएगा बेटा माइनस डी फाई वन बाय डी टी, लेकिन फाई वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर M12 कॉमन आ जाएगा डी आई टू बाय डी टी, ठीक है। तो लिखिए बेटा, देखिए बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स। मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक की मैग्नेटिक है दूसरे से पास होनी चाहिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स by the virtue of which by the virtue of which if there is change in current in the primary coil, it is a property of the two magnetically coupled coils by the virtue of which if there is change in EMF in the primary coil, then if there is change in current, there is change in current in the primary coil, then EMF is induced in secondary coil. EMF is induced in secondary coil. तो ना मैग्नेटिकली कपल्ड, देखिए मैग्नेटिक कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, बड़ा मैग्नेटिक कपलिंग इस केस में मैक्सिमम होगी कि आपके पास ये एक कॉइल है,
ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी कॉइल है। अब देखो एक की मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी दूसरे के अंदर पास करेंगी नहीं करेंगी, है ना। ये बेस्ट कपलिंग होती है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। इसमें होती है मैक्सिमम कपलिंग, मैक्स कपलिंग। ये वाली होती है मॉडरेट कपलिंग, ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ये होती है मॉडरेट कपलिंग, जो कि अभी हमने पढ़ी। हाँ, ये होती है नो कपलिंग। एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अंदर पास नहीं करेंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होंगी, हाँ है ना। एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अंदर पास ही नहीं करेंगी। क्या बेटा, तो नो कपलिंग है, बाहर आउटसाइड द करंट मैग्नेटिक जीरो मान के चलते हैं, ये होता है नो कपलिंग। तो इस फॉर्म में कपलिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक की मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अंदर से पास कर रही है, एक की कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के अंदर से पास कर रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है गगनदीप, क्लियर है बेटा इतनी बात। हाँ बेटा, कपलिंग का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि कपलिंग का मतलब है एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के अंदर से कितनी ज्यादा पास कर रही है, जितनी ज्यादा पास करेंगी उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, जैसे इसकी यहाँ पर तीन थी तो यहाँ पर तीन पास कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये बेस्ट कपलिंग है, होगा क्या, सपोज ये वाला करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसकी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर वाले के अंदर भी तो आ रही है, यस और नो। इसमें क्या होगा, कुछ बाहर कुछ इसमें क्या होगा, कुछ इसके अंदर जाएंगी, कुछ इसके अंदर नहीं जाएंगी, है ना। इसमें एक भी नहीं जाएगी, बस यही बताया। तो एक कंपटीशन में एक और टर्म आती है बेटा, कफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर आप कंपटीशन में बेटा एक टर्म और आती है यहाँ पर, कफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका सिंबल होता है बेटा के। कफिशिएंट ऑफ कपलिंग का सिंबल क्या होता है बेटा, के। इट इज द रेशियो, अगर देखो आपके पास दो इंडक्टर है, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, और अगर पास पास है तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है ना। तो के होता है बेटा एम बाय रूट एल वन एल टू। ठीक है, के का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं के वन है, मैक्सिमम कपलिंग है ना। इस केस में हम कह सकते हैं के जीरो है। के का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड तो बी होता है बेटा, एम यहाँ पर क्या चल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ग्राफ कहाँ दिख गए तेरे को, ग्राफ तो मैंने एक भी नहीं बनाया अभी। वो तो करंट मैंने माना, फ्लक्चुएटिंग करंट जरूरी थोड़ी ऐसा हो, फ्लक्चुएटिंग करंट तो कैसा भी हो सकता है। जो करंट था बस इसका इसके साथ थोड़ी है, तो पहले वाली फिगर में था जो हमने सप्लाई करा था। ठीक है, ऋषभ आज आए क्यों नहीं। क्या नहीं पता था, मैं तो कब से जा रहा हूँ, क्लास 6 से आता है।
आधे घंटे हाँ बेटा। तो आपको अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? टू इंक्रीज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या क्या कर सकते हो आप? टू इंक्रीज म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक पैदा होगी। ठीक है। दूसरा, इन कॉइल को बहुत जितना हो सके पास ले आओ। अगर मैं कॉइल को ये था ना, एक कॉइल यहाँ है दूसरी कॉइल पाकिस्तान में, तो होता रहेगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो कॉइल जो है बहुत ही पास होनी चाहिए, डिस्टेंस मस्ट बी लेस। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स दोनों में, दोनों में द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल मस्ट बी लेस। फ्लक्स बढ़ाने के करंट बढ़ा दिया। यहाँ पर ये दो चीजें आप मेन भी कर सकते हो। क्या है बेटा? फॉर्मूला था उसमें बस के इक्वल टू एम बाय रूट एल वन एल टू। सेल्फ इंडक्टेंस थे ना एल वन एल टू दोनों के, दो कॉइल थी, एल वन एल टू उनके सेल्फ इंडक्टेंस थे। अब ये लिखा था के का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है, और कुछ नहीं लिखवाया था। हाँ बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे? अभी जो हमने पढ़ी वो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन थी। ये एक में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ दूसरे में पैदा हो रहा है। अब आता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। अब क्या आता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन? है कैसे की लिखवाई थी? वो म्यूचुअल इंडक्शन की थी। वो म्यूचुअल पहले जो लिखी है प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, वो म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले जो डेफिनेशन लिखी है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल वाली जो प्रॉपर्टी डेफिनेशन लिखी है वो है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए बेटा, सपोज आपके पास ये दो कॉइल है, इसके अंदर I1 करंट फ्लक्चुएट कर रहा है ना? इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? प्रोडक्शन में फ्लक्चुएट करता है, एसी करंट हमारे घर में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्या करें? एसी तो पास कर सकते हैं। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ इंड्यूस से क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला कितना था बेटा? माइनस डी फाइव टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम टू वन आई वन। जब भी ईएमएफ दूसरे का लेना है तो करंट किसका लेना है? पहले कॉइल का, म्यूचुअल इंडक्शन में। ये बात ध्यान रखना है बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन में अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्योंकि करंट किसका फ्लक्चुएट करे? पहले वाला। माइनस डी आई वन बाई डी टी
तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस M21 di1/dt। लेट कर लीजिए di1/dt टू बी 1 एम्पियर पर सेकेंड। दिस एम्प्लाइज E2 इज इक्वल टू माइनस M21। यही डेफिनेशन है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की। It is the EMF induced in the second coil when rate of change of current in primary coil in 1 ampere per second। डेफिनेशन क्या है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की, भाई डेफिनेशन लिखो। इट इज द डेफिनेशन लिखो पहले। इट इज द EMF induced in secondary coil when rate of change of current। It is the EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। When rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। Rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। सर एक बात बताओ, अगर जैसे इस वाली कॉइल में हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, टर्न्स नहीं बढ़ा रहे, टर्न्स को सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं, उससे कौन करेगा, नहीं बढ़ेगा? हाँ प्राइमरी di1/dt डेफिनेशन देखो ना, 2 है और यहाँ पर I1 है। It is the EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। It is the EMF induced in secondary coil when rate of change of flux, magnetic flux, when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। Rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिडॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिडॉइड। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। हाँ आपके पास ये एक कॉइल है, इसका रेडियस R1 है, और ये आपके पास दूसरी कॉइल है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो लेट सपोज I2 प्लस इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, पहली के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है N1। ठीक है, बड़ी वाली के अंदर N2, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दोनों की लेंथ मैंने L मान ली। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड N2 मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दूसरे का रेडियस बड़ा है। हाँ सेकेंड कॉइल। ठीक है, तो बेटा किसी को फ्लक्चुएट कराओ, किसी एक में करंट फ्लो कराओ, दूसरे में ईएमएफ पैदा होगा। तो सपोज मैं जनरली आप जब डेरिवेशन किया करो ना, तो बाहर वाले में फ्लक्चुएट कराया करो। ठीक है, बाहर वाले में फ्लक्चुएट कराया करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी कराओ, दोनों से आंसर सेम आएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 का और 2 1 का बराबर है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर बेटा I2 सपोज फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या बोला आपने, किसको फ्लक्चुएट कराना है? बाहर वाले को, बड़ी वाले को। जनरली आप अंदर वाले करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो ये क्वेश्चन पेपर में प्रूफ करने को आता है कि शो दैट M21 इज इक्वल टू M12।
ठीक है, हालांकि मैं अब नहीं कराऊंगा, मैं खाली एक का फॉर्मूला निकाल के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको म्यूचुअल इंडक्टर का न्यूमेरिकल है तो आपको आइडिया हो कि म्यूचुअल इंडक्टर निकालते कैसे हैं। देखो अगर I2 फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो देखिए ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, पहले वाली में, यानी कि जो पहले का फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा सेकंड के करंट पर। यहां पर आएगा φ1 इज इक्वल टू M1/2 I2। पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की नई वाली फॉर्मूला लगाना होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का नया वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर पुराने वाला फॉर्मूला लगाओ, एन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस वाला। फिर कौन सा लगाओ बेटा, एन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस वाला। ठीक है, φ1 किस पे होगा, N1 इंटीग्रल ऑफ B1 या B2, B1 B2, वन में तो करंट है ही नहीं, ठीक है, वन में तो करंट इंड्यूस हो रहा है, तो N1 इंटीग्रल ऑफ B2 डॉट, ये बात ध्यान रखनी है, वन अंदर वाला है, टू बाहर वाला है, ये टू है ये वन है। मैं तो I2 फ्लक्चुएट करा ना, I1 में तो पैदा हो रहा है ना, लेकिन किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है, सेकंड की। वन में जो करंट पैदा होता है वो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होगा। जब आप φ1 निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने लोगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी लोगे, दूसरे वाली, B2 हमेशा। लेकिन φ2 में क्या करेंगे फिर? अगर φ2 होता तो N2 इंटीग्रल ऑफ B1, लेकिन अभी तो आपने बोला B1 में करंट ही नहीं है। अबे तो भाई तो फिर φ2 आएगा ही क्यों, अरे एक दोनों एक बार में नहीं होंगे, कोई एक बार में एक ही लगेगा। अगर I1 फ्लक्चुएट कर रहा होता तो φ2 आता, φ2 इज इक्वल टू N2 इंटीग्रल ऑफ B1 डॉट ds, ds क्या है, कॉमन एरिया जो दोनों में आ रहा है। ds क्या होता है बेटा, कॉमन है। कॉमन एरिया इन मैग्नेटिक, कॉमन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड, जो जो ऐसा एरिया दोनों का जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो इसमें कौन सा एरिया कॉमन है, बड़ा वाला एरिया दोनों में आ रहा है, छोटे वाले का एरिया दोनों में आ रहा है, नहीं, छोटे वाले का दोनों में। छोटे वाले का दोनों में आ रहा है। ये एरिया जो है एक कॉइल का, ये दोनों के अंदर कवर हुआ है ना, तो यहाँ जो एरिया लेना होता है वो कॉमन एरिया लेना होता है, ठीक है, जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा हो। तो φ1 कितना हो जाएगा, N1L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 होता है ना, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता था, N1/L, इसको लिख सकता था N2/L। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना होता है, म्यू नॉट Ni, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, मतलब बी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट N2I2। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ होगी बेटा, बाहर की तरफ। राइट की तरफ। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी बेटा I2 की वजह से B2 और राइट की तरफ जारी होगी, ठीक है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्या हो गया, I2 बड़ी वाली कॉइल है। हाँ तो बड़ी वाली कॉइल में करंट देखो ना, करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राइट आता है ना, क्लॉकवाइज में लेफ्ट आता है फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज राइट की तरफ है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड की वो राइट की तरफ है। एरिया वेक्टर पर जो कॉमन एरिया है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, थीटा कितना रहेगा, 0। B2 और DS में एंगल कितना आ रहा है बेटा, 0। ये हो जाएगा बेटा N1 इंटीग्रल ऑफ B2 DS cos 0, cos 0 1 हो गया, ठीक है, I2 आएगा ना, I2, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा म्यू नॉट N1 N2 L I2 इंटीग्रल ऑफ DS। DS का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर वन का स्क्वायर, है ना। इंटीग्रल ऑफ DS क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, एरिया कितना है बेटा कॉमन एरिया का, πr1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 πr1 का स्क्वायर L/I2। मतलब बेसिकली जब भी आपको कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो वहां पर आपको दो काम करने हैं। पहला, एक तो नॉर्मल म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर एक एन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds से मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकालना है, दोनों को इक्वेट कर देना। φ1 है कहीं भी हो, I2 है तो बाकी जो टर्म बची वो क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। हमेशा चाहे सीबीएसई क्वेश्चन हो, कॉम्पिटिशन हो क्वेश्चन हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका यही होता है।
एक मैग्नेटिक फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला लिखो M1I2 और एक आप फॉर्मूला निकालो, ठीक है। इक्वेट 1 एंड 2, पाई लिखा तो है ये, कहाँ गई? तो M12 आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर है। सेम फॉर्मूला होगा बेटा M21 का, चाहे M12 निकालो चाहे M21 निकालो, सेम आएगा। M21 और M12 हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, अब बेटा इसको आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर दिया। एनसीईआरटी में डायरेक्शन ये करिए, फिर एक एग्जांपल दे रखा है, सेकंड क्लास एग्जांपल ऑफ द एनसीईआरटी। सेकंड क्लास हर बच्चे का एनसीईआरटी होनी चाहिए, नहीं होगी तो कहीं तो वहां की चप्पल पड़ेगी। राजू नहीं, नहीं मतलब हाँ बेटा, नहीं R1 का स्क्वायर रहता, कॉमन एरिया तो यही रहता, चाहे चाहे मैं फाइव वन निकालू चाहे फाइव टू निकालू, मैंने डीएस में लिखा है कॉमन एरिया, आया ना, तो पाई R1 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, I2 की जगह I1 आएगा दोनों जगह, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L I1। हो गया बेटा नोट। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, तो ये कंसेंट्रिक नहीं थी क्या नहीं? ये सॉलिनॉइड थे कंसेंट्रिक कॉइल में, दो गोल है, दो गोले हैं बस, तो कंसेंट्रिक में एक के अंदर एक होती है, एक के ऊपर एक होती है। एक के ऊपर, ये एक के ऊपर एक है ना, ऐसी दो होती है। एक के अंदर एक का रेडियस R1 मान दे रखा है, एक का रेडियस R2 है, इसमें सपोज I2 फ्लक्चुएट करे, फटाफट निकालो, अपने आप निकालने की कोशिश करो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ है ही नहीं, एक ट्राई योर सेल्फ। और यहाँ पर आपको दे रखा होगा R2 बहुत बड़ा है R1 से, नेगलेक्ट कर दीजिए क्या? सर ये I2 लिखा है I1 लिखा है? I2 बाहर वाले को 2 माना है ना, अंदर वाला 1 है, बाहर वाला 2 है। दोनों फ्लक्चुएट है, दोनों फ्लक्चुएट कर रहे हैं। भाई एक फ्लक्चुएट करता है, दूसरे में पैदा होता है। सर पिछले वाले में एक बात बताओ, आई कहाँ गया हमारा? I2 का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 2r, इक्वेट करने में कट गया था ना, I2 कट गए थे। हाँ क्या कर रहे हो? b का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 2r आता है। 2R म्यू नॉट 2R, बस यही डिफरेंस आएगा बेटा यहाँ पर, बस ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I/2R, बड़े वाले के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट I/2R, तो म्यू नॉट I/2R2, I2/2R2, ds होगा कॉमन एरिया, कॉमन एरिया किसका होगा बेटा? पाई R1 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा बेटा म्यू नॉट I2/2R1 कॉमन आ गया, इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर।
ये 5 आ जाएगा। अब इक्वेट कर दो 1 और 2 को। इक्वेट कर दीजिए बेटा 1 एंड 2 को। M12 आ जाएगा म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर बाय 2R2। और I2 I2 कट जाएंगे ना दोनों इक्वेट करोगे तो। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा एडी करेंट, E∬dy एडी करेंट। क्या कहाँ लिखवा दिया एडी करेंट? पीछे करवाया था। तो एक पेज खाली छुड़वाया होगा उसके बाद। नहीं, बस डेफिनेशन लिखवाया। हाँ तो कोई नहीं लिखो रहा एडी करेंट डेफिनेशन को E∬dy एडी करेंट। बोर्ड में लिख दो सर। लिखा ना पहले कहाँ तक लिखवाया था? हमें ही लिखवाया। छूट गया है। एक लाइन लिखवाई। वैसे ही लिखवाई तो छोड़ दो। हाँ बेटा बेटा अभी हम क्या बार बार क्या पढ़ रहे हैं? कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है ना, इसी यही करंट एडी करंट है। जो हम नॉर्मल तक करंट शुरू से एंड तक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है? तो ये जो हम शुरू से लास्ट में चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी को एडी करंट कहते हैं। तो देखिए बेटा इट इज द करंट हो रहा है जो बन रहा है। पैदा हो रहा है जो, इट इज द करंट, इट इज द करंट induced in a coil whenever there is change in magnetic, it is the current induced in conducting coil, it is the current induced in conducting coil, it is the current induced in conducting coil whenever there is change in magnetic flux linked with it, whenever it is the current induced in conducting coil whenever there is change in magnetic flux linked with it. अब कहता है कि हाउ कैन यू सी दैट एडी करंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है? एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारे पढ़ ही लिए, ठीक है? लेकिन अगर एक्टिविटी से दिखाना हो तो एक्टिविटी के तौर पर हम दो एक्टिविटी करते हैं बेटा। ये आपकी अर्थ है, पहाड़ के ऊपर से अर्थ के ऊपर दो सेम मास सेम साइज सब कुछ सेम का पत्थर ड्रॉप करिए। दो चीजें ड्रॉप करनी है, एक आपकी प्लास्टिक की है और एक आपकी आयरन की है। सेम हाइट से ड्रॉप करिए, सेम कंडीशन है दोनों के लिए। विच विल हिट द ग्राउंड अर्लियर? पत्थर की, मतलब साथ में प्लास्टिक वाली जल्दी हिट कर दी, अरे पत्थर की है साथ में। आयरन वाली पीछे रह जाएगी। रीजन बीइंग इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, आया ना? वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये जहां फॉल कर रही होंगी वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो इसके अंदर एडी करंट सेटअप होंगे जो इसके मोशन को अपोज करने लगेंगे। ये सब मेरे को सर हम जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एडी करंट सेटअप होंगे जिसकी वजह से जो आयरन की जो वो है वो धीरे गिरेगी एज कंपेयर टू प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक में नॉन कंडक्शन नहीं हो सकता, तो प्लास्टिक के अंदर एडी करंट नहीं पैदा होंगे। सर एक बात पहले हम जो करते थे कि पेपर की बॉल है और एक आयरन की बॉल है, तो वो सब एक मोटा धोखा था क्या? वो मैंने क्या कहा बहुत हाइट से लगोगे तो इतना अंतर आएगा भाई, तू तो हाथ से फेंकता था लोगों को। नहीं हम तो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर लिखते थे तो तब धोखा करो। तो बेटा होगा क्या इसमें लैंजिस लॉ के अकॉर्डिंग इस पे एडी करंट इंड्यूस होगा। तो सर प्लास्टिक वाली पे क्यों, आयरन वाली पे क्यों नहीं? प्लास्टिक में करंट फ्लो करता है, नहीं किसमें कर रहा है एडी करंट? किसमें हो सकता है? आयरन में। बस वही लिखा है, बी की वाइब्स में ऐसे कैसे नहीं? मैं एज्यूम कर लिया। तो वो तो
बी के डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। वो पड़ेगा। तो फिर अगर बी की डायरेक्शन साथ में हो गई तो आयरन पहले भी तो आ सकता है। नहीं, वो तो फिर फोर जीरो हो जाएगी ना, पैरेलल में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही नहीं है ना। तो बेटा अगर आप दो चीजों को सेम हाइट से ड्रॉप करोगे तो जो कंडक्टिंग चीज होगी वो धीरे गिरेगी। ठीक है, इसका अपना अगर आपको वो बनाना हो क्या मॉडल, इसका मॉडल भी आपको आराम से नेट में मिल जाएगा, 2 मिनट में आप बना लोगे फटाफट। मॉडल में क्या बना सकते हो बेटा, आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास एक मोटर है ना, मोटर के अंदर पंखा लगा दिया, मोटर इसे बिजली चलाओगे, इसे बिजली चलाओगे, ठीक है, तो ये बहुत तेज घूमेगा। आप इसके पास एक मैग्नेट लेके जाओ, ये अपने आप धीरे हो जाएगा। दूर ले जाओगे मैग्नेट तेज घूमने लगेगा, पास लाओगे फिर धीरे हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सा मॉडल है एडी करंट का, लेकिन काम है बहुत कामयाब मॉडल है। सर पंखा अगर प्लास्टिक का है तो भाई मोटर के अंदर तो लोहा लगाओ। सर मॉडल क्या है सर, वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए बना के दे देना सर। हाँ इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट तो है ना। अब वही है ये, हाँ तो बना के दे देना। तो सर मैं बना के दे दूं। आप देने में हो, ये तुमने देखा है वो यहाँ पर सिंगला स्वीट्स है, हाँ सिंगला स्वीट्स के बेसमेंट में एक समीर प्रोजेक्ट वाला है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें सारे मॉडल मॉडल सब बना के देगा, साथ में पैसे देगा, फाइल बना के देगा। सर सुनो तो, हाँ सर जो आज आप शीट में उसे दे दो नहीं उनको, क्या दे punishment है तुम्हारी कि तुम मॉडल बस यार बकवास नहीं। दूसरा एक्टिविटी हम कर सकते हैं बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, आप दो आइडेंटिकल पेंडुलम लीजिए, बस जो बॉब है वो ना, जो बॉब है वो सपोज कॉइल टाइप ले लो, कॉपर की कॉइल ले लो, स्फेरिकल ना लेके, क्योंकि 3D के अंदर तो काम जीरो हो जाता है फ्लक्स, टू डायमेंशनल बॉब लो। ये मेरा कॉपर का लूप है सपोज, तो यहाँ पर जो बॉब है वो कॉपर का लूप है, दोनों के अंदर दोनों आइडेंटिकल है, दोनों अगर ऑसिलेट करेंगे, दोनों का फ्रीक्वेंसी टाइम पर सब कुछ धीरे धीरे एक साथ रुकेंगे। लेकिन अब आप क्या करो, एक को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराओ और एक को विदाउट मैग्नेटिक ऑसिलेट कराओ, तो होगा क्या, इसके अंदर एडी करंट पैदा होंगे जो इसके मोशन को अपोज करेंगे। तो अगर दोनों को आप एक साथ ऑसिलेट कराओगे तो ये जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, ये आप डेली लाइफ में करके देख सकते हो। क्या बेटा, ऐसे से लेंगे दोनों, ठीक है। अब एक अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले में एडी करंट पैदा होगा जो उसके मोशन को अपोज करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके अंदर एडी करंट पैदा होगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो ये जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इट विल कम टू रेस्ट अर्लियर। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट नहीं, ये तो हो बड़ा टेंशन हो गई है। इसका एसी जनरेटर है इसके अंदर, ये चैप्टर बचा है नहीं और तो एडी करंट का कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं होता क्या? अबे इतनी देर से सारे फॉर्मूले तो पढ़ रहा है शुरू से चैप्टर में, E इक्वल टू बीवीएल, ईएमएफ को रेजिस्टेंस डिवाइड कर दे, पूरे चैप्टर में एडी करंट के फॉर्मूले ही पढ़े हैं बस। और उसकी एप्लीकेशन है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इन डेली लाइफ, इसे पूछा जाता है क्या? थ्योरी में तो सब पूछा जाता है, एमसीक्यू का पता नहीं। तो इसलिए डिस्कवर किसने किया था? एडी के नाम की वजह से लिखा था क्या? एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, जूम ज्वाइन करो सारे बच्चे क्यों? फटाफट से, सारे बच्चे जूम ज्वाइन करिए। सर हॉटस्पॉट ले लो। उसकी में देख ले, ले लो।
पहले मैं तो देख लूं जो दिखाना है मुझे, मैं भी ढूंढ लेता हूँ। गलती मेरी नहीं होगी। ये रहा। हाँ बेटा। Is that screen shared?